बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 1 मैं क्विक रीकैप देने लगा हूँ सर जी। मैं जो अब तक पढ़ाया उसके वाले से मेरे साथ हाँ ना करते रहेगा, चुप करके नहीं बैठना, ठीक है सर जी। टैक्स क्या होता है? वो कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से। अच्छा जी, टैक्स लगाने का असल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के अलावा और भी कोई मकसद है? हाँ जी, कौन कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर आपसे वो ये पूछे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, तो आपने कहना है सर जी सबसे पहला सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे नंबर पे वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स इंसेंटिव देना, तीसरे नंबर पे लोकल इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना, चौथे नंबर पे इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हुए बारगेनिंग टूल के तौर पे टैक्स को इस्तेमाल करना, पांचवें नंबर पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करना। अब यहाँ पे एक बच्चे का मुझे व्हाट्सएप आया और उसने ये बात कही है कि सर जी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करते वक्त टैक्स एज ए टूल इस्तेमाल होता है, ये तो समझ आ गई, लेकिन डिप्रेशन के वक्त कैसे इस्तेमाल होता है? सर जी इसका जवाब ये है, इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस बढ़ना। जब प्राइस बढ़ जाती है, जितनी अमाउंट से प्राइस बढ़ती है उतनी अमाउंट से हम टैक्स को कम कर देते हैं। जितनी अमाउंट से प्राइस बढ़े उतनी अमाउंट से टैक्स को कम कर दिया जाता है। एक इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करना। इसका उल्टा कर लें, डिप्रेशन क्या है? प्राइसेस का कम होना। तो जितनी अमाउंट से प्राइसेस कम हो उतना टैक्स बढ़ा दे ताकि प्राइस क्या रहे? स्टेबल। सर जी हमारा असल टारगेट होता है प्राइस की स्टेबिलिटी, तो प्राइस को स्टेबल रखना है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो टैक्स को कम कर देगा, कीमतें कम हो रही हैं तो टैक्स को बढ़ा दे, ठीक हो गया, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। अच्छा जनाब, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला क्या पॉइंट था? टू रिड्यूस inequalities in the distribution of wealth। सर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही असल में जी। इससे अगला पॉइंट क्या था? साइंस को प्रमोट करना है, इन्वेंशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, लेबर फोर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव। सर जी इसके वाले से जो खर्चा भी किया जाएगा टैक्स वाला उसको एनकरेज करेगा, प्रमोट करेगा जी। सर जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करना ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर लिया जाए? एलिमिनेट कर लिया जाए जी। अनडिजायर, हाँ जी, अनडिजायरेबल सेक्टर यानी सिगरेट पान वगैरह को क्या करना? डिस्करेज करना। और ये सारी बातें करने के बाद एक नतीजा आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टैक्स वाले जिस चीज़ को इनकरेज करना चाहते हैं वहाँ पे टैक्स कम कर देते हैं, टैक्स माफ़ कर देते हैं, टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं। और टैक्स वाले जिस चीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं वहाँ पे टैक्स लगा देते हैं या टैक्स। यार मेरी बात समझ आ गई। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हुई थी और मैंने ये कहा था भाई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखना। बात नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सर जी बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करो। बात नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है?
कैश के जरिए ट्रांजैक्शन ना करो। बात नंबर 3 क्या है? अगर कैश के जरिए ट्रांजैक्शन की जाएगी तो टैक्स वाले इसको इनकम समझेंगे और इस पर मुश्किल तो नहीं आ रही। लो सर, पहले दिन आपसे इतनी बातें हुई थी, फिर उसके बाद अगले दिन की बात करने लगा हूँ। अगले दिन जब शुरू किया तो पहली बात हमने क्या की थी? डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? बिजनेसमैन को टैक्स इंसेंटिव देते हैं। बिजनेसमैन टैक्स इंसेंटिव को देखकर इंडस्ट्रियल कंसर्न या इंडस्ट्री डेवलप करता है या बनाता है या बिजनेस कंसर्न बनाता है अंडर डेवलप्ड एरिया में, ताकि और उससे अंडर डेवलप्ड एरिया में प्रॉस्पेरिटी भी आती है, अपॉर्चुनिटी भी आती है और एम्प्लॉयमेंट भी आती है। तो पहला तो ये काम था। दूसरा, अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाना और गरीब आदमी पर। तीसरा, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाना। जो आइटम ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं उन पर ज़्यादा। यही बात की थी। अच्छा जनाब, ये सारी बात भी हो गई। तो इससे अगला पहलू था कि जनाब हम अब ये बात करें कि एडम स्मिथ क्या कहता है कि और कोई चीज़ रह गई है? चैरिटी वाली बात रह गई है। जो इदारा वेलफेयर का काम करेगा उसको टैक्स माफ है, और वो बंदा जो वेलफेयर के लिए डोनेशन देगा उसको टैक्स में कमी मिलती। एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसके बाद एडम स्मिथ की बात आई थी 2C 2E। फर्स्ट C is for certainty, tax should be certain and clear. Second, convenience, time and manner of payment should be convenient. ठीक हो गया। थर्ड, इक्वालिटी, सब लोगों के साथ बराबरी। चौथा, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन शुड नॉट बी एक्सपेंसिव या टैक्स शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस। ये सारी बात आपके साथ कर ली। उसके बाद हम किधर आ गए सर? प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। और हमने कहा था जी सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल है? बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है? जो जितना फायदा उठाएगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से वो उतना ज्यादा। दूसरे नंबर पे आ गया था एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है? जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सब लोग एक जितना टैक्स पे करें। और फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात आई थी। और जब काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात आई थी तो मैंने कहा था सर, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात आई थी तो मैंने कहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है फिक्स परसेंटेज लगाओ हर तरह की इनकम पर। और इस तरह के टैक्स को कहा जाता है फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। सर जी, एक बंदे की इनकम 1 लाख है, दूसरे बंदे की इनकम 10 लाख है, दोनों पे टैक्स 29% ही लगेगा। यानी 1 लाख वाले पे 29,000, 10 लाख वाले पे 2,90,000। सर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स रेट, सर इसकी एग्जांपल थी कंपनीज पर जो इनकम टैक्स लगता है। दूसरे नंबर पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आया था और हमने कहा था सर में ये प्रोग्रेसिव टैक्स जो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की बुनियाद पर लगता है। और उसमें हमने कहा था जनाब अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। और हमने कहा था इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। इंडिविजुअल या एओपी पर जो इनकम टैक्स है ये इसकी एग्जांपल है। तीसरे नंबर, सर जी भाई ने सवाल पूछा एओपी क्या है? एओपी से मुराद फिल वक्त समझ लीजिए पार्टनरशिप। आगे बड़ी डिटेल में इसको बताना है अगले चैप्टर में, ठीक है। इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे वाले लेक्चर में ये बता दूंगा। सर जी तीसरे नंबर पे आ गया रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है?
इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स फिक्स है। इनकम बढ़ गया लेकिन टैक्स रेट जो है वो सर समझ आ रहा है। इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स फिक्स है और टैक्स रेट जो है वो कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स फिक्स है लेकिन टैक्स रेट कम हो रहा है। और मैंने कहा था कंक्लूसिव क्या है, इनकम बढ़े और टैक्स रेट फिक्स रहे, दिस इज फ्लैट टैक्स। इनकम बढ़े और टैक्स रेट बढ़े, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़े और टैक्स रेट कम हो, दिस इज। मुश्किल तो नहीं है सर जी। सेल्स टैक्स इसकी मिसाल थी और मुझे याद है मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई भी थी। यहाँ से आज बढ़ाना है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। टैक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या खसूसियात होने चाहिए टैक्सेस के। सर जी सबसे पहली बात यह है कि टैक्स इज़ एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन नॉट वॉलंटरी इन नेचर। सर जी अगर एक बंदा मस्जिद में गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के भी फारिग हुआ है तो उसने देखा है एक बंदा पीछे से टोकरी लेके उसके पास आ रहा है कि भाई इसके अंदर कुछ डोनेट करो, चंदा डाल दो। अब उसको पता है ये मेरे पास आएगा और आगे कहेगा कि जी मस्जिद के लिए आप चंदा डालें। वो उसके करीब पहुंचे तो उसने 2 नफल की नियत कर ली, आराम से मैं नमाज ही पढ़ लेता हूँ भाई। वो बंदा इससे ज़बरदस्ती मस्जिद के लिए डोनेशन भाई वॉलंटरी है, देना चाहे दे दे, अल्लाह अजर देगा, नहीं देना चाहे ना दे, कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं है। टैक्स भी कंट्रीब्यूशन है लेकिन ये वॉलंटरी नहीं है, ये एनफोर्स्ड है। सर कानूनी तौर पे लाजिम है कि आप ये अदा करें, आपकी मर्जी नहीं है कि यार नहीं भाई नहीं अदा करना, ऐसा नहीं हो सकता सर। जो बंदा टैक्स अदा ना करे उसे टैक्स चोर कहा जाता है और वो मुजरिम है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? तो ये कानूनी तौर पे लाजिम वाजिब इम्पोज्ड है टैक्स। सर जी समझ आ रहा है? तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, टैक्स आप कैश में पे करेंगे या बैंक में जमा होगा। एक बंदा है वो कहता है भाईजान टैक्स अदा करना है, आज आखिरी तारीख है, मैं 3 माह का चेक दे देता हूँ। क्या ये गवर्नमेंट ये वाला चेक एक्सेप्ट करेगी? आंसर इज नो। आज टैक्स की आखिरी तारीख है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल ले जाए, क्या टैक्स वाले ये एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो भाईजान। इन काइंड कहते हैं अदर देन कैश, कोई और चीज़ अदा करें तो टैक्स वाले एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज नो। एक बंदा कहता है मैं आपको अपने इदारे के लेटर हेड पे लिख देता हूँ कि मैं आपको 3 दिन बाद ये रकम अदा कर दूंगा, टैक्स वाले ये एक्सेप्ट करेंगे? प्रॉमिसरी नोट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चेक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इन काइंड भी एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ कैश एक्सेप्ट होगा, बैंक में आएगा तो एक्सेप्ट होगा। इन काइंड सर मोटरसाइकिल, ठीक हो गया, ये इन काइंड। आप पैसों के अलावा और कुछ दे रहे हैं टैक्स सेटल करने के लिए, ठीक हो गया। अगर एक बंदा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उसे कहते हैं कि बर्तन धो दो, ठीक है, वो 1 हफ्ता उसको मारते भी हैं और बर्तन भी धुलाते हैं। ये जो 1 हफ्ते है उसने उसके बर्तन धोए हैं, उसने पेमेंट इन काइंड की है, यानी पैसे नहीं दिए, उसके अलावा पेमेंट हुई है। सर ठीक है, लो सर टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर। सर जी टैक्स का जो कैरेक्टर है, टैक्स का मिजाज ये है कि जनाब ये इनकम बढ़ने पर टैक्स बढ़ना चाहिए। बुनियादी तौर पे जितनी इनकम बढ़े उतना टैक्स बढ़े, यानी जिसकी जितनी हैसियत हो उसको उतना टैक्स अदा करना चाहिए। सर टैक्स किस पर लागू होता है? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, जो इनकम पे टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं, जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स। देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन एक्ट्स, राइट्स और
सर जी टैक्सेस हैं जो कई इम्पोज होते हैं और लागू होते हैं एक्स पर, राइट्स पर और प्रिविलेजेस पर। लो सर जी 1 2 3 4 ये हो गया सर जी। यानी एक्स राइट्स का क्या मतलब है, यही पूछना है सर आपने। लास्ट पॉइंट सर जी सुनिएगा, किस किस पे टैक्स लागू हो सकता है सर जी? इनकम पे, सेल्स ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपर्टी पे और एक्स राइट्स और प्रिविलेज पे। सर जी राइट्स ले लेना, राइट्स ले लेना, राइट लेने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे फ्रेंचाइज, कोई इदारा एसबीआई के राइट्स ले लेता है और इस्लामाबाद में एसबीआई के राइट्स लेकर इदारा खोल लेता है। उसमें क्या होता है, वो हमारा नाम भी इस्तेमाल करेगा, वो हमसे मेथड भी पूछेगा, वो हमारी वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चला रहा होगा। सर समझ आ रहे? इसको कहते हैं राइट्स। वो जो फ्रेंचाइज लेगा उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। सर लाइसेंस भी राइट होता है ना सर, वो भी क्या होता है, राइट होता है, राइट पर भी टैक्स होता है। सर रॉयल्टी तो इनकम होती है, लेकिन फ्रेंचाइज की जो पेमेंट करते हैं उसको कहा जाता है राइट। सर जी समझ आ रही? अच्छा जनाब, टैक्स कौन लागू करेगा? सरकार लागू करेगी, स्टेट लागू करेगी। स्टेट में कौन? सर जी इसको ऐसे कह दीजिए कि अगर किसी बंदे की चोरी, जुरिस्डिक्शन क्या होता है पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये बात पढ़ाता हूँ। सर जी जुरिस्डिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी को। मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या नाम है एसबीआई में था, यहाँ से मैं बाहर निकला और एक बंदे ने गन पॉइंट पे मुझसे मेरा मोबाइल स्नैच कर लिया। मैंने कहा भाई जो होना था हो गया। मैं घर गया तो घर वालों ने कहा कि भाई तुमने मोबाइल और पर्स दे दिया, उसके अंदर तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है, कोई उसको मिसयूज़ ना करे। तो मैंने सोचा चलो फिर फ़ौरन एफआईआर दर्ज कराते हैं। मैंने जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि ये वकूआ किधर पेश आया है। मैंने कहा ये वकूआ पेश आया है गार्डन टाउन में। तो उन्होंने कहा भाई फिर गार्डन टाउन के थाने जाओ, इधर क्यों आ गए हो? गार्डन टाउन हमारी हदूद में शामिल है। सर हदूद का मतलब होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। आपने अक्सर देखा होगा बोर्ड लगा होता है फलां जगह की हदूद यहाँ, थाने की हदूद यहाँ तक है। सर जी वो चक्कर क्या होता है, यानी हर थाने की हदूद है, उस हद के अंदर थाने की जिम्मेदारी होती है कि वो अमन को बरकरार रखे। उसकी अथॉरिटी में वो सारा एरिया आता है। वो किसी उस हद के अंदर किसी भी बंदे को चेक करेगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो उस थाने की वो हद होती है। बिल्कुल इसी तरह टैक्स में भी रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसको बोलते हैं आरटीओ, रीजनल टैक्स ऑफिस। और हर रीजनल टैक्स ऑफिस की एक हद है, उसको कहते हैं ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन यानी एरिया ऑफ अथॉरिटी, वो इलाका जो इसकी अथॉरिटी में फॉल करता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? वो इलाका जो इस टैक्स ऑफिस की अथॉरिटी में फॉल करता है, यानी उस इलाके के अंदर अगर कोई टैक्स लगना होगा तो वो टैक्स वो रीजनल टैक्स ऑफिस वाले लागू करेंगे। समझ आ रही है? तो भाई टैक्स लागू किया जाता है स्टेट की जानिब से, वो स्टेट जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है ओवर द पर्सन या प्रॉपर्टी। सर जी प्रॉपर्टी जहां पर है वहां की टैक्स, वहां पर मुकीम आरटीओ वाले मुझे उसका नोटिस भेज सकते हैं। यानी आपको मैं बताता चलूं कि प्रॉपर्टी पे टैक्स सूबे लगाते हैं, सूबे लगाते हैं प्रॉपर्टी पे टैक्स। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी
सिंध में मौजूद है, तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेज सकता कि तुम उस प्लॉट पे टैक्स दो या उस प्लॉट पर टैक्स जमा करो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उस पर टैक्स कौन जमा, उस पर टैक्स के लिए मुझे सिंध गवर्नमेंट के उस आरटीओ से नोटिस आएगा। यार मेरी बात समझ आई? और भाई जिसका काम है वो करे ना, जिसकी रीजनल टैक्स ऑफिस जिसकी एरिया ऑफ अथॉरिटी में आएगी, वो प्रॉपर्टी, वो पर्सन, वो राइट्स, वो ट्रांजैक्शन, वो मुझ पर टैक्स का कानून लागू करेगा, मैं उसको जवाब दूं। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा है, वो हमारे दफ्तर में एक बंदा आ गया जी, हमने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी, कि जी मैं FPR का आदमी। अच्छा वालेकुम सलाम, अपना कार्ड दिखाया। हमने कहा भाई आप तो नारोवाल के इलाके के हैं, आप इस इलाके के नहीं हैं, यहाँ खैरियत से आए हैं आपकी अथॉरिटी में ही नहीं ये आता भाई, आप फारिग हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई इस तरह से वो बंदा, वो पर्सन, वो ऑफिस आप पर टैक्स लागू करेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करते हैं, जिसकी हदूद में आप आते हैं। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप इसको ऐसे भी समझिए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे वारदात होती है और वो वारदात दूसरे इलाके की है, हम जिस थाने में जाते हैं वो बंदा उस थाने से एक बंदे को लेके रेलिवेंट जगह के थाने में आता है और वहाँ से अफसर और नफरी लेके वो जाते हैं उस जगह पर। क्यों जी? क्योंकि जिस जगह पर ये वारदात हुई है, फॉर एग्जांपल उसके हदूद के अंदर जो थाना जो है जिसकी हदूद में वो वाली जगह है जहाँ वारदात हुई है, वो वाले थाने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो साथ शामिल होते हैं। यानी जुरिस्डिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी को। सर टैक्स लागू किया जाता है किसकी जानिब से? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। सर लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? सर FBR, जिसको कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये टैक्स को लागू करते हैं, इम्पोज करते हैं। और टैक्स का कानून कहाँ पे अप्रूव होता है? पार्लियामेंट। सर जी आपको पता है ना, पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा होता है जो मुल्क के कवानीन पास करता है। तो टैक्स का कानून भी पार्लियामेंट में पास होता है। आपको बताता चलूं कि होता क्या है। अभी 2023 में क्या हुआ? जून 2023 में फाइनेंस बिल पेश किया गया नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली ने इस बिल को अप्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। जून 2023 में कानून बना जिसको फाइनेंस एक्ट 2023 कहा जाता है। और ये कानून किस पीरियड के लिए बनाया गया था? ये 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये इस पीरियड के लिए बनाया गया था। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 इस पीरियड के लिए ये वाला कानून बनाया गया था। और इसलिए इसको कहा जाता है टैक्स ईयर 2024। आप गौर कीजिए, आपकी किताबों पर भी लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2024, यानी ये वाली किताब टैक्स ईयर 2024 के लिए है। फाइनेंस बिल 2023 बिल का पास, फाइनेंस बिल 2023 नेशनल असेंबली में पेश हुआ और वो अप्रूव होने के बाद क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट 2023 कानून पास हो गया। ये कानून पर अमल कब से कब तक होना है? 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। तो भाई फाइनेंस बिल 2023 अप्रूव होने के बाद फाइनेंस एक्ट 2023 बना
जो टैक्स ईयर 2024 के लिए था। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? तो ये चीज़ जब कहा जाए ये बिल तो 23 में पेश हुआ है, पास तो 23 में बना है, ये कानून पास तो 2023 में हुआ था, लेकिन ये कानून किस साल के लिए था? 2024 के लिए था। हमने अपने इस सेशन शुरू होने से पहले कुछ असूल बनाए हैं, तो भैया असूल पहले बनाते हैं और अमल दरामद बाद में होता है, ऐसा ही है ना? हमेशा ही ऐसे होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जी पिछले साल हम ये करेंगे, वो तो हो गया जो होना सी। अब जो असूल बनाएंगे उसको इसलिए बनाया जाएगा ना ताकि आगे उस पर अमल करें। तो आप सोचो कि जुलाई 2023 में बिल पेश होकर पास हुआ, फाइनेंस एक्ट 2023 हुआ, और ये बिल जो था जो पास हो गया था ये किस पीरियड के लिए था? अगले 1 साल के लिए था, और वो साल 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का था, जिसको टैक्स ईयर 2024 कहा जाता है। सर जी क्या ये मेरी बात सारी समझ गए? यस और नो? सर आगे चलते हैं। बेसिकली टैक्स को लागू करके हमारा टारगेट ये होता है कि हम टैक्स के पैसे को इस्तेमाल कहाँ करें? टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करें हम 4 मेजर जगहों पर। 1 एजुकेशन, 2 हेल्थ, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, डैम वगैरह, 4 डिफेंस। सर जी भाई पहले वाला एंड पे कर दीजिए, मैं कहता कि आप ध्यान से बाकी तीनों समझ लें। डिफेंस आपका जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए आर्मी जो है वो आपके बॉर्डर्स पे मौजूद है और आपके मुल्क की सालमियत का ख्याल रखती है। या अल्लाह रोज़ा रखा हुआ तू माफ़ कर। दूसरे नंबर पे पुलिस आ गई। पुलिस विद इन द कंट्री है, और आर्मी जो है वो आर्मी मुल्क से बाहर दुश्मनों से बचा के रखती है, और पुलिस मुल्क के अंदर दाखिली दुश्मनों से बचा के रखती। बहरहाल लिखा यही हुआ है यार, जो लिखा है मैंने आपको बताया है। मैं तो डिफेंस की जगह हाउसिंग सोसाइटी से लिखने लगा। आगे चलते हैं सर। प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। सर जी टैक्स का निज़ाम कैसा होना चाहिए? टैक्स का अच्छा निज़ाम कैसा होता है, इसको डिस्कस करते हैं। जो लोग टैक्स के अच्छे निज़ाम की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला पहलू एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सर जी जब बंदा अपने गांव से, अपने इलाके से लाहौर आता है और यहाँ पर पढ़ने शुरू करता है, तो मैंने एक ट्रेंड देखा है बच्चों में। वो ये होता है कि बच्चा सोचता है कि यार मैं कुछ ऐसा साथ साथ काम शुरू कर दूँ कि मेरी इनकम भी जनरेट होने लग जाए। तो मैंने अक्सर उनसे पूछा कि जी आपका टारगेट क्या है? कहते सर हम ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, हम अपना ही पढ़ना चाहते हैं, बस इतने पैसे जनरेट हो जाएं कि घर से पैसे ना मंगवाने पड़े, अपना खर्चा पूरा हो जाए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। फिर क्या होता है जनाब, वो कुछ बच्चे मिसाल के तौर पे वो होम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं। एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, तीसरे को पढ़ा रहे हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जब पेपर के नज़दीक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है यार टाइम शॉर्ट है, कुछ होम ट्यूशन छोड़ देते हैं। और जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर 3-3, 4-4 होम ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि अपने खर्चे पूरे कर सकें। सर जी टैक्स की बात इसको रिलेट करने लगूँ। जब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का अच्छा निज़ाम वो है, कम से कम टैक्स
जो है उससे रेवेन्यू इतना तो जनरेट हो कि बाकी हुकूमत की जो इनकम है टैक्स मिला के इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे किसी से मांगना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सबसे पहले अच्छा टैक्स का निज़ाम ऐसा है जिसके ज़रिए इतने फंड्स जमा हो जाएं कि किसी से मांगना ना पड़े और मुल्क अपने खर्चे खुद पूरे कर सकें। और अगर वो हो जाए तो उससे अगला स्टेप ये है, टैक्स का अच्छा निज़ाम वो है कि अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा पैसों की पड़ गई है तो आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें, और अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा पैसों की तो आप कम पैसा इकट्ठा करें। जिस तरह आपको जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, आपने अगली अटैम्प्ट की फ़ीस देनी थी तो आपने 3 ट्यूशनें पढ़ाने लगी, और जब आपके अपने पेपर थे तो आपने ट्यूशन कम कर दी। यार मैंने एग्जांपल दी है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है। आप गवर्नमेंट को अगर हम मुल्क में पानी की शॉर्टेज हो गई है, बिजली का मसला हो गया, डैम बनाना है, पैसों की ज़रूरत है, तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पैसे दरकार हैं तो फिर टैक्स लगा के वो पैसे कलेक्ट कर लेंगे। फी यूनिट बिजली के बिल पे उन्होंने 1 रुपया शामिल कर दिया जी डैम का। वो सर समझ आ रही है? और जब हुकूमत को पैसे दरकार नहीं है, 10 रुपये 15 रुपये पर यूनिट तेल पर टैक्स माफ़ कर दिया ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये दोनों पहलू हैं। वो कहता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज ए होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिस्कल एडिक्वेसी में ये बात है। फिस्कल कहते हैं माली, एडिक्वेसी कहते हैं काफ़ी होना। माली तौर पर काफ़ी होना यानी इतने पैसे टैक्स से निकल आएंगे, किसी से मांगना ना पड़े, ज़रूरत ज़्यादा पड़े तो ज़्यादा काम करके हासिल कर लें, ज़रूरत कम पड़े तो आवाम को रिलीफ दे दें। सर इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, वो कहता है टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी टू पे। वो कहता है जिसकी जितनी हैसियत है उस पर उतना टैक्स लागू होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, सर जी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। कभी पहले ये वाली बात पढ़ी? कहाँ पढ़ी है? एडम स्मिथ में पहला पॉइंट यही था ना, सर्टेनिटी वाला, रिपीट हो रहा। एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल। वो कहता है टैक्स में जो टैक्स का निज़ाम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का मतलब है कि जनाब टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग तादाद में भी काफ़ी हों और काबिलियत में भी काफ़ी हों। सर जी एडिक्वेट मिकदार भी पूरी हो, वेल ट्रेंड काबिलियत भी हो। सर जी हम 15 बंदे यहाँ पे रख लेते हैं जो इस्लामियात बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और हम कहते हैं मेरे पास 15 टीचर हैं, तो सर बंदे भी चाहिए और काबिलियत भी चाहिए रेलेवेंट। तो भाई तादाद भी पूरी होनी चाहिए और काबिलियत भी पूरी होनी चाहिए। तो भाई ये दोनों। कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट, जी पढ़ा हुआ है कभी पहले? सर एडम स्मिथ वाला सेकंड पॉइंट है। चौथा पढ़े, नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस, जी यस दिस इज इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, यस ये भी बिल्कुल एडम स्मिथ वाला रिपीट हो रहा है। सर जी कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। एक स्टोरी सुनिए। बच्चे ने पीआरसी कंप्लीट किया, मेरे पास आया, मैंने कहा यार मुबारक हो, अब आगे क्या आप लेना? कहते सर बस कैफ करना है। मैंने कहा फिर किस तरह कैफ करना? कहता सर इंशाल्लाह 1 साल में ख़त्म। मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा इस बार कितने पेपर देने? कहता है 2।
यार अगर 2 पेपर दोगे तो 1 साल, इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल कैफ का प्लान और उसका इस अटेम्प्ट का प्लान आपस में कंपैटिबल नहीं है, इनलाइन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। सर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म आगे कहता है मेरी आवाम बहुत पिस गई है, मैं चाहता हूँ कि अब इनसे बोझ हल्का किया जाए, और अगले दिन आपका जो FBR का चेयरमैन है वो कहता है जी 15 रुपये पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि FBR वाला और पाकिस्तान का वज़ीर जो है इनको पहले बैठ के इकट्ठे तय कर लें कि हमने करना क्या है। आवाम को ये जो इतना पीस गई है और पीसना है या इससे भी ज़्यादा पीसना है, क्योंकि काम वाला तो मजाक नहीं है। ठीक है सर, तो यही बात है कि भाईजान टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक गोल्स के साथ होने चाहिए। इकोनॉमिक गोल्स सर मुल्क की मुआशियती गोल्स जो हैं, मुआशी गोल्स जो हैं, टारगेट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए हैं, जिनका ताल्लुक किसके साथ है, मैसेज यानी अवामुन्नास के साथ है, मैसेज यानी ज़्यादा अफराद के साथ है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के हैं और उनका ताल्लुक अवामुन्नास के साथ है, उसकी जो वो इन लाइन विद द टैक्स लॉज होने चाहिए, इन लाइन विद द टैक्स लॉज होने चाहिए। सर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी भी हो गया, कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक गोल्स। सर ये 4 हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। 4 मिनट आपके पास, पॉज कर दें जी। सर एक छोटी सी बात आज बेसिकली हमने इसके बाद पढ़नी है और वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान ये क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। सर जी पहले मुगलिया दौर था तो टैक्स का तो कोई नामो निशान नहीं था, फिर उसके बाद गोरा आ गया। इन्होंने जंग आज़ादी जब हुई ना 1857 में, तो मुसलमानों ने काफ़ी कोशिश की, इन सब ने मिलके कि यार अंग्रेज़ों से जान छुड़वाई जाए, और इन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, मगर अनफॉर्चुनेटली काम तो नहीं बन सका। लेकिन इन्होंने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इनको दबाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा किया, मुल्की ख़जाना, कौमी जो ख़जाना है वो काफ़ी कम हो गया भाई। उसके बाद उन्होंने 1860 में पहली बार इनकम टैक्स निकाला ताकि लोगों से पैसे वसूल किए जा सके 1860 में, और बजटरी डेफिसिट को कम किया जा सके। 1865 में क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1860 रिपील हो गया, रिपील मनसूख हो गया, मनसूख हो गया। 1860 में बना, 1865 में ख़त्म हो गया। उसके बाद 1886 में जनरल इनकम टैक्स का कानून बना जो सिर्फ ट्रेडर पे लगता था, जो सिर्फ किस पे लगता था, और पूरे इंडो पाक में नहीं लगता था, मखसूस प्रोविंसेस पे लगता था। यानी 1886 में इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स जो है वो 1886 में लगा था, और वो जनरल इनकम टैक्स था और इम्पोज किया गया था किस पर, ट्रेडर्स पर, कुछ मखसूस सूबों के। फिर 1886 के बाद इनकम टैक्स लगता रहा। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया इन अंग्रेज़ों का, तो फिर पैसे शॉर्ट हो गए, तो 1917 में इन्होंने कुछ टैक्सेस और लगाए। ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स लगाया सिर्फ किस बंदे पर, जिसकी इनकम 50,000 उस दौर में बहुत बड़ी इनकम थी, आज का कम से कम 5 करोड़ समझ लें। तो जिसकी इतनी बड़ी इनकम होती थी उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, और कंपनीज के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाया। अब कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्या मुराद है,
यार ये पता है आप सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? सबको पता है सर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसके बाद कुछ अपने पास रख लेती है, कुछ का डिविडेंड दे देती है। जो अपने पास बचा के रख लेती है उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाया। 1918 में वार की वजह से दोबारा कुछ अमेंडमेंट्स आई, 1920 में फिर दोबारा 1917 के कानून में अमेंडमेंट्स आई, लेकिन 1922 में 1886 वाला कानून, 1917, 1918, 1920 वाला मिला के एक बड़ा अच्छा कानून बनाया जो 1922 में बना, जिसका नाम इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। यार मेरी बात समझ आ रही है भैया? 1886 का कानून भी था, 17 में भी टैक्स लगा दिया, 18 में भी तब्दीली कर दी, 20 में फिर दोबारा 17 वाले में तब्दीली की, लेकिन 1922 में इन्होंने सबको मिला के एक बड़ा ही अच्छा कानून बनाया जिसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। सर 1947 में पाकिस्तान बन गया। अब जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इन्होंने यही इनकम टैक्स एक्ट 1922 पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स। कुछ तब्दीलियों के बाद उसे एज इट इज़ चला लिया और 1979 में जाके पाकिस्तान ने पहली बार टैक्स का ऑर्डिनेंस बनाया जिसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद 2001 में मुशर्रफ का दौर था और उस टाइम पर नया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के नाम से चला और आज तक वही चल रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आज तक वही चल रहा है। सर जल्दी से इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है, अजीब सा, मैंने उसको इस तरह से किया है। सर पेपर में हर चीज़ आ सकती है, अब तक ये कभी नहीं आया, लेकिन हू नोस। ज़ाहिरन इसको एक बार रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद 2 मिनट में मैं आपको एक रिकैप देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। जी जी भाई, किस सेंस में क्या? वो जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दीली आती है उसको अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। किसी चीज़ पे टैक्स बढ़ाना है, किसी पे कम करना है, कोई नई चीज़ आ गई उस पर टैक्स लगाना है, तो ये हर साल ही चेंज होता है। बिल्कुल जी। असल में ऑर्डिनेंस कानून होता है, वो उसको ऐसे समझ लीजिए कि कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बना हुआ है और वो तब से लेके अब तक चल रहा है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट के ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम हो जाती है, लेकिन ऑर्डिनेंस 2001 वाला ही है, उसमें चेंजेस होती हैं। जिस तरह गाड़ी का मॉडल वही है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके पार्ट्स, उसकी चीज़ें तब्दील कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन मॉडल वही है। ऐसे होता है। तो कुछ ये कि वो गाड़ी बेच के गाड़ी ही नहीं ले लें, वो सिर्फ अब तक 2 बार हुआ है। 1979 में नया ऑर्डिनेंस बना है और 2001 में बना है, क्योंकि मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली वो चेंज नहीं होता। वो सिर्फ क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर चेंजिंग की ज़रूरत होती है वो फाइनेंस एक्ट के ज़रिए ऑर्डिनेंस में तरमीम कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं, पूरा ऑर्डिनेंस तब्दील नहीं होता। जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास। सर जी 1857 में जंग आज़ादी, 1860 में पहली बार इनकम टैक्स का कानून बना जो 1865 में ख़त्म हो गया। 1886 में उसके बाद कानून बना, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, मखसूस प्रोविंसेस में था। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आई। 1917 में कानून बना था, सुपर टैक्स एक्ट बना था, 1918 में तरमीम आई, फिर 1920 में तरमीम आई, लेकिन फाइनली
1922 में सबको मिला के एक बड़ा अच्छा कानून बना दिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो भी वही कानून चलता रहा। 1979 में पाकिस्तान ने पहली बार अपना कानून बनाया जिसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, और फिर 2001 में एक अगला कानून बना जिसका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था, जो आज तक चल रहा है। इसमें नेसेसरी तरमीम होती रही हैं जो फाइनेंस एक्ट के ज़रिए ऑर्डिनेंस को अपडेट करते रहे, लेकिन ऑर्डिनेंस ओरिजिनली वही रहा है। सर जी मैंने आपको ये भी बता दिया। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और सैटरडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा। मैंने आपको हर रोज़ ऐसे पढ़ाया है कि यार जो बच्चा भी आया है पहले दिन भी क्लास में बैठा है, कम से कम उसको ये ना लगे कि मेरा कुछ मिस हो गया, कुछ रह गया। कोशिश हमारी पूरी है कि आप लोगों को साथ लेके चलें, बट मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको करें, तैयार करें और साथ साथ करें जी। इंशाल्लाह कल चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा, पास पेपर कराऊंगा, सब कुछ करा के आपको कल इंशाल्लाह फ्री करूंगा, ताकि सैटरडे वाले दिन आपको आज इसलिए बता दें कि भाई अब तक का तो आप कर लो ना, कल वाला कल कर लेना, सैटरडे वाले दिन टेस्ट हो जाएगा। डन हो गया सर जी? लो सर। सर जी जो नेशनल असम्बली में पास हो वो एक्ट होता है, जो सदर पास करे वो ऑर्डिनेंस होता है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह आप जब बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं उसके पहले चैप्टर में इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है? मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है, उसमें पूरा लेजिस्लेटिव सिस्टम गिवन है जिसमें बताया कि एक्ट और ऑर्डिनेंस का क्या सीन होता है। मुख्तसर ये जो सदर पास करे वो ऑर्डिनेंस, जो नेशनल असम्बली पास करे वो एक्ट। लो सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।